सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 9, विषय हिंदी। आज अध्याय 5, नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया। नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया। लेखिका है चपला देवी। इस चपला देवी में अपन कुछ सबसे पहले परिचय को देखेंगे, जिसमें चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका रही हैं। वे अपने समय की उन लेखिकाओं में एक हैं जिनके जीवन तथा साहित्य के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। चपला देवी का साहित्य अपने युग के परिवेश के संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे प्रसंग को उठाया है जो अब तक अछूता था। उनके द्वारा किया गया वर्णन अत्यंत सजीव तथा वास्तविक है। ये रचना उन्होंने जिस शैली में लिखी है उसे रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। उन्होंने इस रचना में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है और इसके साथ साथ अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी किया है। जैसे जनरल, रिपोर्ट, टाइम्स, गवर्नर आदि उनकी भाषा के प्रमुख तत्व हैं और देशभक्ति तथा करुणा के भाव जगाने की अद्भुत क्षमता उस लेखिका में देखने को आपको मिलेगी। उन्होंने अनेक शब्दों का जैसे प्रयोग किया है। अब अपन पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान डालते हैं, जैसे दमन, दबाना, क्रूरता, कठोरता, निरपराध यानी जिसका कोई अपराध हो, भस्म यानी जला देना, रोमांचकारी यानी रोंगटे खड़े करने वाला, द्रवीभूत यानी करुणा से पिघला हुआ, दयालु जिसको भी अपन कह सकते हैं। अब आगे शब्द लेते हैं भीषण। भीषण का अर्थ रहेगा भयंकर। आश्चर्य यानी हैरानी, अल्पवयस्क यानी कम उम्र, छोटी उम्र में, वास स्थान रहने की जगह, विध्वंस विनाश, विरोध में, शस्त्र हथियार, जड़ यानी जो जीवित नहीं हैं, जड़ पदार्थ, अनुरोध यानी प्रार्थना, आग्रह, पूर्व यानी पहले, होश उड़ना, घबरा जाना, सहचरी यानी साथ में पढ़ने वाली। तो अब अपन पाठ परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं या पाठ का सार देखते हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति में विद्रोही नेता दुंदुपत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नैनी सिपाही थी। वैसे आपको बता दें कि स्वतंत्रता के आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ में अनेक महिलाओं ने भी आंदोलन को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देवी मैना भी उनमें से एक हैं। ये पाठ 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक बलिदान की कथा है, जिसमें ये आज़ादी की नैनी सिपाही मैना, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार दिया, और बालिका मैना ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनके जीवन का जो त्याग आज हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। ये जो किशोर पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इनको परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है और यहाँ मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के प्रस्तुत करने का थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। अर्थात भाषा और जो शैली में वैसे ही जैसे हिंदू पंच में छपा था वैसा ही लिखने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको आपको थोड़ा वर्तमान संदर्भ में समझना पड़ेगा। कई शब्द ऐसे रहेंगे जो उस समय चलते थे, उन्हीं को वैसा ही लिखने का प्रयास किया गया है। तो अब अपन पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। मूल पाठ। मैं इस पाठ को किताब से बिंदु के अनुसार लिखाने का प्रयास करूंगा या समझाने का प्रयास करूंगा। एक तरह से पाठ का सार जैसा ही रहेगा, जिसमें बिंदु बनाने का प्रयास किया है। पहला बिंदु है नाना साहब की असफलता। 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुंदुपंत
नाना साहब जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने में लग जाते हैं और विद्रोह में असफल हो जाते हैं, तो असफल होने पर वे भागने लगे, तो उन्हें वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके और देवी मैना जो बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह और दमन करने के बाद में अंग्रेजों ने अब उन्होंने निर्णय कर लिया कि इस महल को वो लूट लेंगे। तो ऐसा कानपुर के हत्याकांड के बाद में जब अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर रवाना हो गया था, उस दल में बिठूर का राजमहल लूट लिया, परंतु वहाँ से बहुत थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त हुई। तो अंग्रेजों ने उसे नाना साहब के महल को उड़ाने का निश्चय कर लिया कि अब इस महल को वो उड़ा कर रहेंगे। तो उसका जो रोमांचकारी वर्णन है आज एक पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, और उसका जो वर्णन है यहाँ आप देखेंगे। तो उन्होंने उड़ाने का निर्णय किया और निर्णय करने के बाद में उनका एक सेनापति था अंग्रेजों का, जनरल है, वो साथ में लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो उस समय अंग्रेजों ने वहाँ तोप के गोले से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया, और सैनिकों का दल जब वहाँ तोपें लगाता है, उस समय बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। उसको देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वहाँ कहीं बालिका वहाँ दिखाई उसको नहीं दी थी। उस समय उस बालिका ने उनसे अंग्रेज अफसर जो थे जनरल है से बातचीत करती है, गोले बरसाने से उनको मना कर देती है, और अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना कर दिया। उसका करुण मुख और अल्पवयस्क देखकर सेनापति है को भी उस पर कुछ दया आ जाती है और उनसे वो वार्तालाप करना चाहते हैं। उस समय वो बताती है कि आप क्या चाहती हैं। तो बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप मेरी इस महल की रक्षा कर पाओगे? तो क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका कहती है, आप ही बताइए, ये मकान गिराने से आपको क्या उद्देश्य है? तो सेनापति वापस कहता है कि ये मकान जो हैं विद्रोही के नेता नाना साहब का वास स्थान है, इसलिए सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध उन्होंने शस्त्र उठाए थे, वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि वह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, और इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि मुझे इस सरकार के आदेश के अनुसार इस मकान को गिराना ही होगा। इस पर वो बालिका अपना परिचय देते हुए बताती हैं कि मैं जानती हूँ आप जनरल हैं। आपकी जो प्यारी कन्या जो थी वो मेरी सहेली थी, आपकी पुत्री जो थी वो मेरी सहेली थी, और उस समय ये जानकारी जैसे हे को लगती है कि वो मेरी बचपन की सहेली थी, वो मेरे पास आती रहती थी। उस समय आप भी शायद आते थे, और शायद आप वे सारी बातें भूल गए हैं। मेरी सेनापति की पुत्री का नाम है, मेरी सेनापति की एक पुत्री थी कि मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी, और उसकी एक चिट्ठी भी मेरे पास है। ये सुनकर सेनापति को सब याद आ जाता है, और वो बालिका मैना को जो नाना साहब की पुत्री है उनको पहचान लेता है, और उसको कहता है कि मैं आपकी सहायता करने की हर संभव कोशिश करूँगा, जितना हो सकेगा उतना मैं आपके महल की रक्षा करने का प्रयास करूँगा। आज इतना ही पढ़ेंगे। इसमें अब देखते हैं गृहकार्य में बालिका मैना कौन थी। तो बालिका मैना कौन थी, प्रश्न क्या करेंगे? वो दुंदुपंत, नाना दुंदुपंत उनकी पुत्री थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें, नाना दुंदुपंत को कानपुर से कहाँ भागना पड़ा? नाना दुंदुपंत को कानपुर से बिठूर की ओर भागना पड़ा। बालिका मैना ने किस अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना की थी? कि जनरल हे से
उसने प्रार्थना की थी कि आप मेरे महल को नहीं उड़ावे। इसके बाद में एक और जनरल सेनापति वहाँ पहुँचेंगे, इससे बड़े प्रधान जनरल सेनापति जनरल आउटरम वो रहेंगे, उनसे भी उनका वार्तालाप रहेगा। तो अपन चर्चा अगले चरण में इसकी करेंगे। धन्यवाद।